हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस। इसके पहले ऑलरेडी हमने बेसिक्स ऑफ बैंक ऑडिट क्या है, बैंक ऑडिट अप्रोच क्या रहता है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन वगैरह क्या रहते हैं वो समझा, और कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट किस तरह से होता है। उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 में मेजर पार्ट था एडवांसेस के बारे में और ड्राइंग पावर का कंप्यूटेशन कैसे होता है वो हमने समझा। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर 10 का। और पार्ट 3 तो एटलीस्ट आपको देखकर ही ये पार्ट 4 देखना चाहिए, क्योंकि एडवांसेस क्या है उसमें बैंक के लिए रेगुलेशंस क्या है वो सारी चीजें उसमें कवर अप की है। वो आपको समझ में आ गया है तभी आप ऑडिट ऑफ एडवांसेस अच्छे से समझ पाएंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले पार्ट 3 देखें फिर ही ये पार्ट 4 देखें, राइट। तो चलिए समझते हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 10.35 पर। एडवांसेस है वो मेजर असेट है बैंक के केस में, जो लोन्स वगैरह दी गई है उनके कस्टमर्स को, जो बोरोवर है उनको। तो वो जो एडवांसेस दिए हैं वो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है, अप्रूवल अथॉरिटीज उसी के हिसाब से है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। उनके सामने सिक्योरिटीज वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स उनके सारे अवेलेबल है या नहीं, उनमें जो एनपीए क्लासिफिकेशन वगैरह करना है वो सारी चीज़ें बराबर है या नहीं, असेट क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस इन डिटेल समझते हैं। Advances generally constitute the major part of the assets of the bank. There are large number of borrowers to whom variety of advances are granted. The audit of advances requires the major attention from the auditors. Simple, ये paragraph ignore कर सकते हैं। In carrying out audit of advances, the auditor is primarily concerned with obtaining audit evidence about the following. नीचे दिए गए points के लिए हम generally audit evidences obtain करना हमारे लिए important होता है। Amounts included in balance sheet in respect of advances which are outstanding at the date of balance sheet, जो outstanding balances है, राइट, 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पर, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स ऑडिट एविडेंसेस चाहिए कि वो एक्चुअल में उतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, एडवांसेस है वो बैंक के लिए ही है, बैंक को ही उसके ऊपर रिसीवेबल है, राइट्स उन्हीं का है। Amounts due to the bank are appropriately supported by loan documents and other documents as applicable to the nature of advances. जो एडवांस का नेचर है उसी हिसाब से जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सपोर्टिंग से वो सारी चीजें बराबर है, राइट। There are no unrecorded advances, कोई भी एडवांसेस अनरिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कि कंप्लीटनेस, जितने एडवांसेस रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे के सारे एडवांसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। The stated basis of valuation of advance is appropriate and properly applied and the recoverability of advances is recognized in their valuation. Valuation of the एडवांसेस जो है उसमें प्रोविजनिंग वगैरह करना है वो सब कुछ बराबर है। उनकी रिकवरेबिलिटी के बेसिस पर ही वो कितना एडवांसेस रिकवर हो सकता है उसी के बेसिस पर किया है, आरबीआई की गाइडलाइन से उसी को कंसिडर किया हुआ है। The advances are disclosed, classified and described in accordance with recognized accounting policies and practices and relevant statutory and regulatory requirements. जो भी assets, जो भी advances है उनको properly disclose, classify और describe किया गया है, जिस तरह से उनकी accounting policies है बैंक की और जो statutory requirements है जैसे कि prudential norms है उसी के हिसाब से asset classification disclosure किया हुआ है, वो हमें देखना होगा। Appropriate provisions towards advances have been made as per the RBI norms, accounting standards and generally accepted accounting practices. एडवांसेस के सामने जो प्रोविजन करना है, हमने प्रीवियस वीडियो जो था एडवांसेस के बारे में उसी में समझा था कि कितना किस तरह से प्रोविजन किया जाएगा। तो वो जो प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट्स, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आरबीआई के हिसाब से, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई अलग से दिया गया है तो वो, और जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन हिसाब से प्रोविजनिंग हुआ है या नहीं वो भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ 7 पॉइंट्स दिए हैं जिसके बारे में है ऑडिटर है वो जनरली एडवांसेस के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस है वो ऑब्टेन करते हैं। उनकी जो अमाउंट है वो बराबर है या नहीं उसके लिए होता है। जो भी एडवांस दिखाया है वो ड्यू टू द बैंक, मतलब कि राइट बैंक का ही है, उसके लिए एविडेंस लिया जाएगा। जो अमाउंट ड्यू है उसके अदर डॉक्यूमेंट्स, लोन डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें सपोर्टिंग्स देखने के लिए हम देखेंगे। नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हम देखेंगे। वैल्यूएशन है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हुआ है, जो रिकवरेबिलिटी है उसी के बेसिस पर हुआ है। जो भी एडवांसेस डिस्क्लोज करने, क्लासिफाई करने और डिस्क्राइब करने हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हुआ है। और जो प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट है वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप के हिसाब से हुआ है, राइट। सिंपल पॉइंट्स है, आपने चैप्टर 5 इन डिटेल समझा है तो वहां से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। स्पेसिफिक टू द बैंक यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखना है, राइट। बाकी सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
तो ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस बाय स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू एडवांसेस एंड बाय इंटरनल कंट्रोल्स हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं, नॉर्मल ऑडिट की प्रोसीजर्स क्या होती है, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाती है, उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की जाती है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया जाता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जाती है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर किया जाता है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेंगे, साथ में नीचे दिए गए सब्सटेंटिव प्रोसीजर के पॉइंट्स भी हम कवर अप करेंगे। एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स बराबर है या नहीं वो हम चेक करेंगे। एग्जामिनिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन, लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हुए, सैंक्शन लेटर दिया गया है, रिपेमेंट शेड्यूल है, वो सारी चीजें चेक करेंगे। उससे क्या पता चलेगा कि वो जो एडवांस है वो बैंक का ही राइट है, वो सारी चीजें पता चलेगी। अमाउंट, टर्म्स, कंडीशंस वो सब कुछ बराबर है, उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज रिकॉर्डिंग वगैरह किया है वो पता चलेगा। रिव्यूइंग द ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स में ऑपरेशंस डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रहे हैं वो देखेंगे, उससे एनपीए क्लासिफिकेशन में पता चलेगा। एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअल में है, एनफोर्सेबिलिटी उसके ऊपर बैंक का राइट है कि वो सिक्योरिटी में से वो लोन की अमाउंट अगर नहीं टाइमली पे होती है तो वो रिकवर कर पाएंगे। और वैल्यूएशन, अमाउंट जो है वो लोन के हिसाब से है, बराबर है, वो देखना होगा। चेकिंग कंप्लायंस विथ आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, आरबीआई की जो भी नॉर्म्स प्रोविजन है वो सारी चीजें देखेंगे। और जो एडवांस के सामने प्रोविजन एनपीए के सामने करना होता है वो क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग भी प्रॉपर हुआ है वो भी हम देखेंगे। कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर, और एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं एडवांसेस वगैरह के लिए, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो ओवर एंड अबव टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है 3 या 4 मार्क्स में, ओल्ड कोर्स में फिर से पूछ सकते हैं, काफी सिंपल पॉइंट्स है। एडवांसेस क्या है वो अगर आप समझ लिए हैं, उनके लिए नॉर्म्स वगैरह वो समझ लिए, तो आप अपने आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, सिंपल। In carrying out his substantive procedure, the auditor should examine all large advances while other advances may be examined on a sample basis. Large advances हमें in detail सारे ही देखने हैं, बाकी के advances हम sample basis पर देख सकते हैं। The accounts identified to be problem accounts, however, need to be examined in detail unless the amounts involved is insignificant. जो भी प्रॉब्लम अकाउंट्स है जिसमें डाउट हो रहा है वो हम सारे ही देखेंगे। हाँ, अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, इमटेरियल अमाउंट है, तो वो इग्नोर कर सकते हैं। Advances which are sanctioned during the year or which are adversely commented by RBI inspection team, concurrent auditors, banks internal inspection etc. should generally be included in the auditor's review. अगर किसी भी तरीके से उसमें एडवर्स कमेंट है किसी ने दिया है आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने या कॉन्करेंट ऑडिटर या और इंटरनल ऑडिटर है उनके द्वारा, तो वो तो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम कवर अप करेंगे ही, राइट। या फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी लोन्स है वो सैंक्शन की गई है तो वो भी हम देखेंगे, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस, एडवांसेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स है उसे भी हमें चेक करना चाहिए। तो किस टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं, किसको हम चेक कर सकते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन अच्छा है, इजीली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ पाएंगे। The auditor should examine the efficacy of various internal control over advances to determine the nature, timing and extent of his substantive procedure. हम पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, उसी के बेसिस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं। तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना भी हमारे लिए जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल एफिकेसी, एफिशिएंसी जो होगी वो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड कर सकते हैं। इन जनरल द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस शुड इंक्लूड इंटर एलिया द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ इंटरनल कंट्रोल के हमें एग्जांपल्स दिए, ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, इसके अलावा भी हो सकते हैं। The bank should make an advance only after satisfying itself as to the credit worthiness of the borrower and after obtaining sanction from the appropriate authorities of the bank. एडवांस तभी दिया हुआ होना चाहिए जब जो भी बोरोवर है उनकी क्रेडिट वर्थिनेस है, वो क्रेडिट वर्थिनेस मतलब कि वो रीपे कर सके, ऐसी क्रेडिबिलिटी है तभी। और अप्रूवल जो है वो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनके पास से मिलेगी, बैंक के जो भी हायरार्की है उसके हिसाब से उनके पास से अप्रूवल मिलेगी, फिर ही एडवांस है वो देना चाहिए। ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट्स, डिमांड, प्रोमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन एटसेट्रा शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो हो जाना चाहिए, फिर ही एडवांस देना चाहिए। तो एडवांस
के लिए जरूरी जो भी एग्रीमेंट है, सैंक्शन लेटर, लोन डॉक्यूमेंट, जो भी हाइपोथिकेशन लेटर है, वो सारी चीजें, वो सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद ही वो एडवांस देना चाहिए। तो ये भी एक इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट्स होंगे तो। द कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड्स शुड बी एंश्योर्ड। जो भी टर्म्स कंडीशंस है सैंक्शन लेटर में वो सारी कंप्लाई हो रही है, फिर ही वो एडवांस देना चाहिए। अगर वो कोई भी प्री रिक्वायरमेंट है तो, या फिर उसका जो एंड यूज हो रहा है, जिस पर्पस के लिए लोन दी है वो उसी पर्पस के लिए यूज होती है या नहीं, वो भी अश्योर करवाना चाहिए, वो भी इंश्योर होना चाहिए ताकि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। Sufficient margin as specified in the sanction letter should be kept against securities taken so as to cover for any decline in the value thereof. The availability of sufficient margin needs to be ensured at regular intervals. जो भी सिक्योरिटी है उसके सामने सफिशिएंट मार्जिन भी रखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो सकती है, तो वो जो मार्जिन होगा तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जो ड्राइंग पावर समझा था तो उसके साथ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 भी देखा था, तो उसमें भी स्टॉक और डेटर्स थे, तो उसमें 25% और 40% का मार्जिन रखा जाता है ताकि उसकी कोई भी वैल्यू में डिटोरिएट होगी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी बैंक है वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाएंगे। और वो रेगुलरली वो देखते रहना चाहिए कि वो मार्जिन है वो एटलीस्ट वो मार्जिन है वो मेंटेन हो रहा है। If the securities taken are in the nature of shares, debentures, etc., the ownership of the same should be transferred in the name of the bank and the effective control of such securities be retained as a part of documentation. शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह है तो उनकी ओनरशिप है वो बैंक को ट्रांसफर हो जानी चाहिए और उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। All securities requiring registration should be registered in the name of the bank or otherwise accompanied by documents sufficient to give title to the bank. जो भी सिक्योरिटीज है वो अगर उसकी ओनरशिप है, उनका टाइटल है, वो अगर बैंक को ट्रांसफर होना चाहिए तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो एक्चुअल में ट्रांसफर होनी चाहिए, या सिर्फ टाइटल डीड्स वगैरह अगर ट्रांसफर कर देंगे बैंक को तो भी चलता है, तो वो भी हो सकता है। मॉर्गेज डीड वगैरह है तो वो अगर रजिस्टर होना चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट हुआ है या नहीं। इक्विटेबल मॉर्गेज है तो उसमें टाइटल डीड्स बैंक को दिए है या नहीं। तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऐसे जो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है या नहीं, वो देखना होगा, ये इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा। In the case of goods in the possession of the bank, contents of the packages should be test checked at the time of receipt. The godowns should be frequently inspected by the responsible officers of the branch concerned in addition to the inspection of the bank. अगर कोई भी गुड्स है वो बैंक की पोजीशन में है तो वो जो भी पैकेज है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए जब भी वो गुड्स रिसीव होते हैं तब। और वो जो गोडाउन्स में रखे हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन भी होते रहना चाहिए ताकि पता चले वो सेफ गार्डेड है, वो प्रॉपर असेट्स, वो जो भी गुड्स है वो प्रॉपरली रखे गए हैं। Drawing power register should be updated every month to record the value of securities hypothecated. This entries should be checked by an officer. ड्राइंग पावर का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें एवरी मंथ वो जो सिक्योरिटीज है जो हाइपोथिकेटेड है उसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, और वो 3 मंथ से ओल्डर तो नहीं होना चाहिए, वो इंश्योर करना होगा। द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट। कोई भी अकाउंट है जो सीसी वगैरह का है वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के विद इन ही होना चाहिए। अगर वो आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगा तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, वो बैंक के लिए वो रिस्क बन सकता है और वो इरेगुलरिटी कंसिडर की जाती है। All the accounts which exceed the sanction limit or drawing power or are otherwise irregular should be brought to the notice of the controlling authority regularly. सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाता है या फिर और कोई इरेगुलरिटी है तो वो मैनेजमेंट को, हायर अथॉरिटी को पता होनी चाहिए, रेगुलरली उनको इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। The operation of each advance account should be reviewed at least once a year and at more frequent intervals in the case of large advances. जो भी एडवांसेस के अकाउंट्स है वो एटलीस्ट वंस ईयर उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं वो देखना चाहिए, ताकि अगर प्रॉब्लमेटिक है या फिर फॉलो अप लेने की जरूरत है तो वो स्टेप्स ले सकें। और जो लार्ज एडवांसेस है उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वो चेक होने चाहिए। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। क्या क्या है अगर हम थोड़े से याद रखने हैं तो इसमें से 5-7 आप याद इजीली रख पाएंगे। जो भी एडवांसेस दे रहे हैं तो वो बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस और अप्रूवल के बाद ही वो एडवांस दिए होने चाहिए। सारे ही डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए जो रिक्वायर्ड है, राइट। जो भी टर्म्स कंडीशन है सैंक्शन लेटर की और उसका एंड यूज जो भी है वो एंश्योर होना चाहिए। सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए सिक्योरिटी के सामने ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर ये जो 2 पॉइंट्स है शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह है वो अगर एंटिटी बैंक के नाम पे अगर ट्रांसफर करने जरूरी है तो वो हुए हैं या नहीं वो देखना होगा।
अगर कोई भी सिक्योरिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है या फिर और कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट, तो वो हुई है या नहीं वो देखना। फिर अगर कोई भी गुड्स वगैरह बैंक की पोजीशन में है तो वो प्रॉपरली रिसीव हुए हैं, तब उनका कंटेंट वगैरह चेक करना है, और इंस्पेक्शन भी होते रहना चाहिए। जो भी गोडाउन्स है उनका ड्रॉइंग पावर रजिस्टर है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, और एवरी मंथ जो हाइपोथिकेशन जो सिक्योरिटीज है उनकी वैल्यूज अपडेट होनी चाहिए। कोई भी अकाउंट है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए मोर देन सैंक्शन लिमिट या फिर ड्रॉइंग पावर। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो रेगुलरली हायर अथॉरिटीज जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको पता होना चाहिए, और कोई इरेगुलरिटी है तो वो भी उनको इन्फॉर्म होनी चाहिए। और जो भी एडवांसेस के अकाउंट्स है उसमें ऑपरेशन है वो रेगुलरली चेक होते होने चाहिए एटलीस्ट वंस इन ईयर, और लार्ज एडवांसेस के केस में मोर फ्रिक्वेंटली। सिंपल। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाइएगा। राइट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑलरेडी हमने समझ लिया था, और ये था हमारा ऑडिट ऑफ एडवांसेस। सिंपल है बट इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सिंपली अगर चैप्टर 5 इन डिटेल समझे और चैप्टर 10 बैंक ऑडिट का आपको थोड़ा सा बैंक इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज है, तो ये दोनों क्वेश्चंस, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। राइट, होप आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिट ऑफ इनकम के बारे में समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।